Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in unique interactive lectures. In the last lecture we completed chapter 1. My name is Dr. Danial, head of Department of Biology for Unique Group of Institutions. देखें लास्ट हमने ना चैप्टर 1 को बेटे कंप्लीट किया था. बहुत सारे बच्चे रूटीन में लेक्चर्स को रेगुलरली सुनते आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि लास्ट में हमने प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट पढ़ा था और उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स सेटअप करवाए थे जिनके रेफरेंस से आपको बताया था कि आप उनको किस तरह इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हो और किस अंदाज में इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हो. अब उस चैप्टर की कंप्लीशन के बाद अब हम बेटे शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर. सबसे पहले हम थर्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम सेकंड को टेकअप करेंगे. थर्ड चैप्टर एक बेसिकली कंसेप्ट और बेस वाला चैप्टर है, इसलिए इसको पहले शुरू कर रहे हैं और उसके बाद फिर एक थियोरेटिकल और आप समझ लो कि लर्निंग के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है चैप्टर 2, फिर उसको पढ़ेंगे. देखें हम इस चैप्टर को देखने में तो 4 सफ़ों का चैप्टर है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको बहुत डेप्थ के अंदर डिटेल के अंदर जाके पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कैसे है, किस अंदाज में अरेंज्ड है और किस तरह इसमें आप मुख्तलिफ वर्ड्स को पढ़ सकते हो, जान सकते हो और समझ सकते हो. देखें एंजाइम्स आर, पहली बात दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. ठीक है, एक तो ये हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ये, इसका मतलब ग्लोब्यूल शेप्ड होते हैं. सेकंड दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट. अब व्हाट इज बायोकैटलिस्ट? बायोकैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होता है जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को टेकअप करता है. अब देखें बायोलॉजिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? वो रिएक्शंस जो किसी भी इंसान के मेटाबॉलिज्म के अंदर कंसर्न्ड होते हैं उनको बोलते हैं बेटे बायोलॉजिकल रिएक्शंस. ठीक हो गया. तो एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट के तौर पे हैं. एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. अच्छा, क्या करते हैं? दे स्पीड अप द रिएक्शन. क्या एंजाइम आप समझ लो कि क्या एंजाइम रिटार्ड कर सकता है रिएक्शन रेट को? अगर एक एंजाइम मतलब अगर एक सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन के रेट को कम कर रही है तो वो एज एंजाइम काम नहीं कर रही है, उसमें डिफरेंस है और डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है उसका. तो एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, बायोकैटलिस्ट हैं, स्पीड अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. क्या ये खुद कंज्यूम होते हैं? नॉट कंज्यूम्ड एट ऑल. सही, नॉट कंज्यूम्ड. इसके अलावा एंजाइम्स के कैरेक्टर्स को पढ़ते हुए बहुत सारे एंजाइम्स इनएक्टिव वे में या इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं. अब इनएक्टिव फॉर्म में क्या मतलब है कि वो फिर वक्त के साथ साथ वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, पेप्सिनोजेन, कॉमन नाम सुना होगा, मैट्रिक में भी होता है ये. पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है. देखें एक और यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए ऐड कर दूँ, नाम लिख के आपको समझाता हूँ. ये पेप्सिनोजिन, ये जितने भी जिन वाले एंजाइम्स होते हैं ये सब इनएक्टिव होते हैं. तो सबसे पहले तो क्या होता है कि इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में. अब कौन है जो इसको कन्वर्ट करता है? HCl या ऑलरेडी प्रेजेंट पेप्सिन इसको कन्वर्ट कर देता है इसमें पेप्सिन में. और फिर वो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स के अंदर डाइजेस्ट करता है और फिर उसको जो है वो आप समझ लो इम्प्रूव करता है. तो एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, बायोकैटलिस्ट हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, ये कंज्यूम नहीं होते, इनएक्टिव की वे की फॉर्म में मौजूद है. अच्छा, अब इसको हम डिफाइन सब इस सारे को किस तरह करें? सबसे पहले एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसको क्लोजअप करेगा. दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर एनी रिएक्शन. देखें मैट्रिक में रिकॉल करें, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के ऊपर आप लोगों ने सब ने एक टॉपिक पढ़ा था. एंजाइम्स इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि इनको हम 6 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे रिडक्टेजेस, वो एंजाइम जो रिडक्शन की रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं. जैसे हाइड्रोलेजेस, वो एंजाइम जो ब्रेक डाउन की रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं. जैसे आप समझ लो मेटाबोलेजेस, लाइगेजेस, बिल्डअप करने वाले, मल्टीपल कैटेगरीज हैं.
तो एक बात तो बड़ी क्लियर हुई इन सब वर्ड से कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर मोड ऑफ एक्शन, या यू कैन से द रिएक्शंस दे आर टेकिंग अप। तो ये एंजाइम की इंट्रो है जिसके अंदर इतने सारे वर्ड्स आपको साथ साथ एक्सप्लेन करने चाहिए। अभी हम कंपोजिशन भी पढ़ेंगे लेकिन पहले इंट्रो देख लें। अब इन सब वर्ड्स की बुनियाद के ऊपर एंजाइम्स को आप ज़रा डिफाइन करिए सारे। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, they speed up a chemical reaction but are not consumed during the reaction. They remain inactive in various forms and then they are converted into the active form, जैसे पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन है। और लास्ट पॉइंट अलहदा करके डेफिनेशन के साथ लिखिएगा, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब होगा कि एक एंजाइम एक ख़ास रिएक्शन को ही कैरी आउट कर सकता है। एग्जाम्पल देखें, बचपन से पढ़ते आए हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। लाइपेजेस क्या बनाती है? लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लिपिड्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक, एक तो ये हो गया लाइपेज। दूसरा सुक्रेज, नाम सुना है सबने? तो बेटा ये क्या करता है? सुक्रोज को कन्वर्ट करता है किस में? सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड। तो सुक्रोज को कन्वर्ट करता है फैटी फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज में। तो ये भी इंशाल्लाह आगे टेकअप करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं ये, मुख्तलिफ स्पेसिफिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक हो गया। नाउ द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की कॉम्पोजिशन क्या है? एनीवन थिंक ओवर इट। क्या है भाई, किस तरह कंपोज होते हैं एंजाइम्स? तो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ कितने? थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं तो इनकी जो बेसिक कम्बिनेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो अमाइनो एसिड्स की वे में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। ये जो थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में ज्वाइन हुए होते हैं। अब ज़रा गौर करिए और सोचिए कि आप एंजाइम पढ़ रहे हो तो उस एंजाइम में जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जैसे A1, A2, A3 तीन अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे आपस में लिंक और कॉइल हुए होंगे तो डेफिनेटली बेटे किस बॉन्ड की मदद से कॉइल अप और लिंक अप होंगे? अगेन थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करता चलूँ आपका। पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्डिंग फोर्स जो अमाइनो एसिड्स को लिंक करता है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की बुनियाद डालता है। और एंजाइम्स आपको पता ही है कि क्या होते हैं, बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो टॉप पे मैंने लिखा। अब एंजाइम्स के पार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ एंजाइम। ठीक, वैसे तो मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर ये एक्सप्लेन किया गया है लेकिन हम इसको सारे को इकट्ठा करके पेज 37 और बेटे पेज 39 के ऊपर इसको हम इकट्ठा कर देते हैं यहाँ पे और फिर आपको इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसको बना के देख लें, जिस तरह बुक में बना हुआ है उस तरह बना लें। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एंजाइम का एक मॉलिक्यूल है। दिस इज एंजाइम मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। इस एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ दो तीन और भी फैक्टर्स आ जाते हैं जिसको आप क्या बोलते हो? एक ब्लू में बना लो, मतलब एक ब्लू से देख लो आप, इसको बोलते हैं कोफैक्टर। और जिस जगह पे सबस्ट्रेट एक्ट करता है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक, अच्छा अब अगर सबस्ट्रेट यहाँ पे देखिए तो ये हिस्सा, ये आपके पास सबस्ट्रेट होगा। तो सबसे पहले तो सबस्ट्रेट की डेफिनेशन कर लेना। द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट्स इज नोन एज सबस्ट्रेट। अब ज़रा इसको बना लें एक वेयन फॉर्म में साथ ही, E+S क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स which is then converted into enzyme and product।
तो ये आपके पास पार्ट ऑफ एंजाइम में सबसे पहले ये रिएक्शन आ गया। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो एंजाइम अलहदा हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है और अगेन उसके साथ यही सब कुछ लेकर चलता है। एक लाइन बड़ी अच्छी किताब में लिखी हुई है, एमकेट के लिए पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है, तो साथ साथ इसको क्लियर अप भी कीजिएगा और जानिएगा भी और इम्प्रूव भी कीजिएगा। लाइन बेटे ये है कि सम एंजाइम्स आर कंपोज्ड सोली ऑफ प्रोटीन्स। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की वजह से ही बने हैं, लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है। अब इस नॉन प्रोटीन पार्ट के ऊपर हम डिस्कशन टेकअप करते हैं, कोफैक्टर। अब बेटे क्या होता है कोफैक्टर, क्या होता है? द नॉन प्रोटीन पार्ट which is essential for the proper functioning of the enzyme। तो इसके ज़रा वर्ड्स बना लेते हैं। सबसे पहले नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक। नंबर 2, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। बेसिकली इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है और एक रिएक्शन को कैटलाइज करवा रहा है। तो इसका मतलब कोफैक्टर यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नॉन प्रोटीन पार्ट है। इसका मतलब ये प्रोटीन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि फिर इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें कॉपर, जिंक, आयरन, इस तरह के आयंस भी मौजूद हो सकते हैं जो इसमें बेसिकली मेटल आयंस के तौर पे एक्ट करते हैं और ये इस फॉर्म में जो है इसको शो करते हैं। अच्छा देखें, कोफैक्टर में क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, विच इज़ इसेंशियल फॉर, सो लास्ट में क्या होगा कि इसका मतलब ये कि इट इज़ इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। तो आप देखें 3 पॉइंट्स हो गए इसमें। सबसे पहले नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंड थर्ड क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर क्या? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? कोफैक्टर ही अगर 2 तरह के आप इसको ले लो। अगर कोफैक्टर डिटैचेबल है, अगर कोफैक्टर, पहले कोफैक्टर लिख लें, डिटैचेबल है, ठीक है, यानी कि टूट सकता है, यहाँ से अलहदा हो सकता है, डिटैच किया जा सकता है, एक पॉइंट। और सेकेंडली वो इनऑर्गेनिक आयन से बना है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कॉपर की या जिंक की। तो इस केस में बेटे इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर ये क्या है? डिटैचेबल कोफैक्टर। ठीक हो गया, जो एक्ट करता है इनऑर्गेनिक आयंस की फॉर्म में यूजुअली, और ये कॉपर या जिंक आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये एक्टिवेटर होगा आपके पास, तो ये भी पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी बात को ले जाओ कि अगर कोफैक्टर कोवलेंटली बॉन्डेड है तो उसको फिर क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोवलेंटली बॉन्डेड, तो दैट इज कॉल्ड क्या बेटे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक हो गया, टाइटली बाउंड। और डेफिनेटली ये नॉन प्रोटीन पार्ट है तो ये कोफैक्टर ही। अब मुझे ये बताइए कि आपके जहन में बेशुमार मॉलिक्यूल्स होंगे, उन बेशुमार मॉलिक्यूल्स के अंदर से कोई ऐसी एग्जांपल दें जो आपकी किताब के मुताबिक प्रोस्थेटिक ग्रुप को जस्टिफाई करती हो। जहन में लाएं मेरा बच्चा। तो बेटे इसकी कॉमन एग्जांपल आप सबके लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है हीम, जो हीमोग्लोबिन में होता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो हीम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हीमोग्लोबिन में होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और यही है जो यहाँ पे मौजूद भी रहता है और टाइटली बाउंड होता है। तो एग्जांपल ज़रूर लिखिएगा। हीमोग्लोबिन आप सबको पता है क्या होता है? क्या होता है जी हीमोग्लोबिन? रेस्पिरेटरी पिगमेंट,
जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए स्पेशली हीमोग्लोबिन के साथ कौन मिलता है मॉलिक्यूल्स में, ऑक्सीजन मिलती है, जिसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ये हमारे आरबीसीज के अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, और 95% जो आरबीसी की स्पेस है वो हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई करता है। तो ये 4-5 आपकी पॉइंट्स हैं आपकी लर्निंग और आपके कंसेप्ट के लिए कि हीमोग्लोबिन होता क्या है और किस फॉर्म में बेटे एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास हो गया प्रोस्टैटिक ग्रुप का। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोएंजाइम। अब ये क्या होता है कोएंजाइम? इफ द प्रोस्टैटिक ग्रुप, या यू कैन से इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोएंजाइम क्या होता है, जिसमें को फैक्टर लूजली अटैच्ड होता है विद द एंजाइम, तो आप इसको क्या बोलते हो, कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है, देखें पेज 38 के ऊपर इसको देखिएगा, बहुत सारे वाइटामिन्स का यहाँ पे जिक्र किया गया, बहुत सारे एंजाइम्स और मुख्तलिफ चीज़ों में। वाइटामिन्स में जैसे B1 है राइबोफ्लेविन, जैसे B6 है, B12 है, ये सब कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं। मल्टी वाइटामिन्स आप समझ लो, ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं जो मैंने लिखे। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया मैंने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, तो वो कौन से होते होंगे, वो वाइटामिन जो इजीली वाटर में हल हो जाएं उनको वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये सब बार बार इस्तेमाल भी हो सकते हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम के लिए ज़िम्मेदार भी होते हैं। तो ये भी हमने कुछ इनिशियल इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। उम्मीद है कि आपके जहन में कुछ थोड़ा बहुत इसमें से आया होगा। एक दफ़ा इसको गो थ्रू करिए, फिर हम नेक्स्ट शॉर्ट को बोर्ड रब करने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। सो उम्मीद है बेटे आप सबने ये देख लिया होगा इनिशियल इंट्रो ऑफ द एंजाइम्स। मैं इसका जो मेन डायग्राम है वो रब नहीं कर रहा, आपके सामने ही है वो, उसमें मैं कुछ चीज़ें एडअप करवा रहा हूँ, तो हम उसको अभी देखते चले जाएंगे। और पार्ट्स ऑफ एंजाइम में मल्टीपल चीज़ें जो अभी पढ़ने वाली हैं उनको पढ़ते चले जाएंगे। जैसे अगर आप एंजाइम के पार्ट्स में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और लिखा जाता है वो है एक्टिव साइट। और बोर्ड का बहुत फ्रीक्वेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, बोर्ड में बेटे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रेंड नहीं है, इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं और तकरीबन 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 से 2 MCQs हैं जो इसमें हम गो थ्रू करते हैं और जानते हैं। अच्छा, एक्टिव साइट होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखनी चाहिए। स्मॉल चार्ज बेयरिंग रीजन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है, इज नोन एज एक्टिव साइट। स्मॉल, यू कैन से छोटी सी, चार्ज बेयरिंग रीजन ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट है। तो क्या सोचें थोड़ा सा, क्या एक्टिव साइट स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि हर एंजाइम के लिए डिफरेंट नहीं होगी उसके चार्जेस? द आंसर इज डेफिनेटली डिफरेंट ही होगा। और ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो यहाँ पे मौजूद होंगी। ये है आपके सामने सबके, ये जगह है ये वाली, ये एक्टिव साइट है। हम इसकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं कि एक्टिव साइट कैसे होती है और इसका क्या कंसेप्ट है और किस तरह ये एग्जिस्ट करती है। देखें, एक्टिव साइट 37 और 39 पेज के ऊपर लिखी हुई है। अब आपने इसको मिक्स करके बना लेना है, ठीक है। स्मॉल कैटालिटिक पोर्शन ऑफ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी इज नोन एज एक्टिव साइट, ठीक है। फिर उसके अंदर वर्ड्स ऐड करिएगा, चार्ज बेयरिंग होता है और स्पेसिफिक होता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो अब अगली बात है कि स्ट्रक्चर पे क्या है ये। स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स, ठीक है, चंद अमाइनो एसिड्स होते हैं एक्टिव साइट के मुकाम पे, और बाकी सारे हिस्से में जो है वो
बहुत आप समझ लो बल्क ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बाकी हिस्से में होते हैं। इसका मतलब ये जो हिस्सा मैंने यहाँ पे सर्कल किया, इट कंटेन्स ओनली फ्यू अमाइनो एसिड्स इन इट। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा जो आपको आना भी चाहिए और आपको उसको गो थ्रू भी करना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं एक्टिव साइट के रीजन्स क्या हैं। सो नेक्स्ट शॉर्ट यूजुअली इस तरह आ जाता है या इस तरह ये पूछा जाता है, रीजन्स ऑफ एक्टिव साइट। रीजन्स ऑफ एक्टिव साइट में बड़े ही इंपॉर्टेंट दो रीजन्स हैं, एक है बाइंडिंग साइट और दूसरा है कैटालिटिक साइट। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइंडिंग साइट, ठीक है, और फिर हम सेकेंडली क्या पढ़ेंगे, कैटालिटिक साइट। देखें बाइंडिंग साइट क्या होता है और कैटालिटिक साइट क्या होता है। बाइंडिंग साइट रिकग्निशन और बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू द एंजाइम के ऊपर काम करता है। दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, रिकग्निशन प्लस बाइंडिंग, किसकी, ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। ठीक, तो बाइंडिंग साइट बेटे क्या करता है, रिकग्निशन और बाइंडिंग करवा देता है प्रॉपर सबस्ट्रेट की टू द एंजाइम। तो एक पॉइंट तो बेटे ये हो गया। सेकंड इसमें बेटे क्या होगा कि डेफिनेटली जब भी आपको भी मैंने पहले भी बताया, ये रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सबको आता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, जो फिर फौरी तौर पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट में। तो इस रिएक्शन को मद्देनजर रखना है जब भी आपने एक्टिव साइट और उसकी रीजन्स पढ़ना है। तो एक्टिव साइट क्या होता है, बेसिकली इसकी दो रीजन्स हैं, एक बाइंडिंग साइट, दूसरा कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट क्या होता है, बाइंडिंग साइट रिकग्नाइज और बाइंड करवाता है प्रॉपर सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ। इसका मतलब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनवा रहा है ना, उसके पीछे बाइंडिंग साइट इन्वॉल्व है। अब सेकंड क्या है आपके पास, वर्ड ही शो कर रहा है, कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट क्या करता है, कैटलाइजेस द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, किसकी, ऑफ सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। ठीक है, जरा गौर करिए, ये मैंने क्या लिखा है, कैटलाइजेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये आपके पास E प्लस P के हवाले से जो यहाँ पे बन रहा है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो यहाँ पे बन रहा है, उसके पीछे बेटे इन्वॉल्व है कैटालिटिक साइट। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो हो गए, एक तो हो गया आपके पास एक्टिव साइट क्या होती है, स्मॉल डेफिनेट चार्ज बेरिंग रीजन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे मार्क भी कर दी, इसको एक्टिव साइट बोलते हैं। इट कंटेन्स फ्यू अमाइनो एसिड्स और बल्क ऑफ द अमाइनो एसिड्स रेस्ट ऑफ द पार्ट में मौजूद होते हैं। इसके अलावा फिर आप बात करेंगे इसकी रीजन्स के ऊपर, तो इसकी दो मेन रीजन्स हैं, एक है बाइंडिंग साइट और दूसरी कौन सी है, कैटालिटिक साइट। नाम ही शो कर रहा है, बाइंडिंग रिकग्नाइज और बाइंड अप करवाता है प्रॉपर सबस्ट्रेट को मॉलिक्यूल के साथ, और सेकंड आपके पास क्या है, कैटालिटिक साइट, वो इसी सबस्ट्रेट को जो बाइंड अप करता है एंजाइम के साथ, इसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा E प्लस P वाला, ये खुद कैटालिटिक साइट करवाता है। अब देखें, गौर करें इस चीज़ पे कि जब एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो यूटिलाइज हो जाता है और एंजाइम अगेन जो है वो इस्तेमाल होता है दोबारा, उसमें रीयूज़ की एबिलिटी मौजूद होती है और वो बार बार फिर इस्तेमाल होता चला जाता है। आई होप कि सारा क्लियर है आपको। नेक्स्ट शॉर्ट कर रहे हैं, एक डिफरेंस की फॉर्म में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। ठीक हो गया, इसमें डिफरेंस करना है आपने एपो एंजाइम में और होलो एंजाइम में। एंजाइम माइनस कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए साथ साथ ना लाइनें भी आप लोगों ने इसकी देख लेनी है, किताब से एक दफ़ा पढ़ भी देता हूँ। एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपो एंजाइम। सो इसका क्या मतलब है,
एपो मीन्स प्रोटीन पार्ट ओनली। जब आप कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप उतार देते हो तो बाकी क्या बचता है भाई, ओनली प्रोटीन पार्ट। ठीक हो गया, ये आपका एपो एंजाइम के हवाले से होगा। और सेकेंडली आपके पास क्या है, होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम क्या होता है, होलो फॉर होल, तो एंजाइम प्लस कोफैक्टर प्लस पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, विल गिव यू क्या, होलो एंजाइम। तो ये होलो फॉर होल एंजाइम, ये आपको यहाँ पे होल एंजाइम के फॉर्म में मौजूदगी को शो कर रहा है। तो ये आपके पास है बेटे विद रिगार्ड्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम कौन सा होता है और होलो कौन सा होता है, एंजाइम जिसमें से आप जो है नॉन प्रोटीन पार्ट निकाल दो तो जो बाकी बचता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, और वो जिसमें से आप जो है बेसिकली वो सब कुछ ऐड कर दो जिसमें कोफैक्टर भी है, पॉलीपेप्टाइड चेन भी है, तो वो क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम मौजूद होगा यहाँ पे। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आप यहाँ से प्रोस्थेटिक ग्रुप में एग्जांपल ले लो, हीमोग्लोबिन की निकाल देते हो तो हीम निकाल देते हो तो सिर्फ ग्लोबिन पार्ट बचता है, जो अगेन एक एंजाइम को या एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेज 38 का कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम से ऊपर वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं, तो उन MCQs को MCAT के लिए टेकअप करते हैं। क्या एंजाइम्स लिक्विड के अलावा सॉलिड में हल हो सकते हैं? द आंसर इज नो। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर सिंपली डिजॉल्व्ड इन किधर, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक, तो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो डिजॉल्व हुए होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। राइट हो गया, एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अदर एंजाइम्स आर टाइटली बाउंड टू सर्टन सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो मल्टीपल चीज़ों में और मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, दो प्रोसेसेस हैं जो साइड बाय साइड नॉलेज के लिए देखते हैं। एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, नाम से शो हो रहा है, एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें बिल्डअप होता है, एनाबॉलिज्म। राइट। रेस्पिरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कैटाबॉलिज्म होता है। अब दोनों वर्ड को थोड़ा थोड़ा समझिए, एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म होता है बिल्डअप, जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और छोटे रिलीज़ किए जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप समझ लो ग्लूकोज बन रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, राइट, और यहाँ पे ग्लूकोज तोड़ा जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्रॉस लगा दिया इसको, यहाँ पे ये बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ ऑफ एंजाइम्स यहाँ पे एक्ट करते हैं और एक सीक्वेंस में इवेंट्स को लेके चलते हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट से इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है, ये आपके पास रिएक्शंस होंगे जिसमें फोटोसिंथेसिस भी आ जाएगा और रेस्पिरेशन भी आ जाएगा और इसी अंदाज में अरेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू दिस वन। इसके अलावा बहुत सारे एक लाइन में और भी लिखा हुआ है, द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम। आगे चल के चैप्टर 4 में राइबोसोम्स को टेकअप करेंगे। राइबोसोम्स बेटे वो ऑर्गेनेल्स हैं जो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो डेफिनेटली एंजाइम्स होते ही ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो इसका मतलब प्रोटीन्स के बनने में राइबोसोम्स का बहुत बेसिक रोल मौजूद है। तो ये कुछ इंट्रो है इस चैप्टर 3 की, जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ वर्ड्स और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे सारी लिंकअप करके दिखाई हैं कि आप किस तरह इनको पढ़ेंगे, किस तरह इनको इम्प्रूव करेंगे और कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे। सही है, दिस इज़ दिस वन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम, फिर उसके मॉडल्स ऑफ एंजाइम और फिर फैक्टर्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे। एक दफ़ा गौर से इस बोर्ड को गो थ्रू करिए, इस डायग्राम को देख लीजिए। डायग्राम आपने बनानी होगी। ये देखिए, ये जो सबस्ट्रेट है इसको याद करिए, द सब्सटेंस ऑन विच द एंजाइम एक्ट्स। कोफैक्टर याद करिए क्या होता है,
कोएंजाइम याद करिए, एक्टिव साइट याद करिए और इसको इस अंदाज में अरेंज करिए। अल्लाह हाफिज़।